वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का चैप्टर जिसका नाम है मनी। ये एक बहुत ही अमेजिंग और आसान चैप्टर है और आपको इसमें इंटरेस्ट भी होगा क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट मनी। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले मनी। अब मनी का मतलब क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला और इसका मेन पॉइंट क्या है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी चीज़ है जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे कि आप मनी के बदले कुछ भी चीज़ ले सकते हो। आप मनी दो और आपको बदले में उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग चीज़ मिल जाएगी। सो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप मनी के एक्सचेंज में कोई भी चीज़ ले सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप मनी को स्टोर करके रख सकते हो। लाइक सेविंग्स, मनी को आप सेव करके रख सकते हो। अ मेजर ऑफ वैल्यू, लाइक मार्केट प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हर चीज़ का मार्केट प्राइस जो है वो मनी में होता है। हम हर चीज़ को मनी के टर्म्स में ही काउंट करते हैं। लाइक अगर मैं एक पेन यूज़ कर रही हूँ तो इट मे बी ऑफ 2 रुपीज़, ऑफ 5 रुपीज़, 10, 100। सो ये मेजर देता है एक चीज़ को, हर एक पर्टिकुलर थिंग को ये एक मेजर देता है, एक वैल्यू देता है। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स। लाइक आप अगर एक लेबर को हायर करना चाहते हो तो आप उसको फ्यूचर के लिए एडवांस में पेमेंट्स दे सकते हो, या अगर आपने बाद में पेमेंट देनी है तो आप एक वर्कर से काम करा के उसको बाद में इन टर्म्स ऑफ मनी पे कर सकते हो। सो दिस इज़ द एडवांटेज। ये होता है मतलब मनी का। नेक्स्ट, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब हम सब ने सुना है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, फिर भी हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे चैप्टर में गिवन है। सो इट इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। और इसमें एक सिचुएशन होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। वो सिस्टम जहाँ पे आप गुड्स के बदले गुड्स लेते थे। अभी हमने पढ़ा मनी क्या होती है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप मनी के बदले गुड्स लेते हो। लेकिन जब मनी का ओरिजिन नहीं हुआ था, जब मनी थी ही नहीं, अब मनी के इन्वेंशन से पहले अगर किसी को राइस चाहिए तो वो कैसे लेगा? तो उस टाइम पे ये सिस्टम यूज़ किया जाता था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अगर किसी को राइस चाहिए और उसके पास वीट है और जिसके पास राइस है उसको वीट चाहिए, तो वो एक्सचेंज कर लेते थे। यानी कि वो राइस ले लेगा और राइस वाले को अपनी वीट दे देगा, तो दोनों गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे और इससे उनका मतलब गुजारा वो अपना चला लेते थे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है, वो क्या होती है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि जो चीज़ आप दे रहे हो सामने वाले पर्सन को उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपको राइस चाहिए किसी पर्सन से और आप बदले में वीट दे रहे हो सकता है वो राइस देने को रेडी हो बट वो वीट ना चाहता हो, उसको वीट नहीं चाहिए, तो इस केस में तो वो आपको राइस ही नहीं देगा। और जब वो आपको राइस ही नहीं देगा तो आपका काम कैसे चलेगा? सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी इस सिस्टम का, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। अब इसके आगे एक टर्म है सीसी इकोनॉमी। यहाँ पे सी का मतलब है कमोडिटी। कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी वेयर कमोडिटीज़ आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज़। यहाँ आप कमोडिटी का मतलब गुड्स भी कह सकते हो, वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीसी इकोनॉमी का मतलब होता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जो हमने अभी पढ़ा। यानी कि गुड के बदले गुड। अगर आपको जूते चाहिए तो आप उसके बदले में अगर आपको जूते चाहिए तो आप चप्पल दोगे और जूते ले लोगे। ठीक है, सो दिस इज़ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अभी हमने बताया आपको व्हाट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सबसे पहले इसका ड्रॉबैक क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसका कोर कैरेक्टरिस्टिक था, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी था। It implies that at a point of time, the two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants. यानी कि एक टाइम पे दो पर्सन्स के पास वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे को चाहिए और वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। यानी कि अगर आपको वीट चाहिए और सामने वाले को राइस चाहिए और आप दोनों के पास एक दूसरे के अपोजिट थिंग्स हैं तो आप उससे एक्सचेंज कर लोगे। या आप इसको रिलेट कर सकते हो कि आपको इंग्लिश की नोटबुक चाहिए, आपका एसएसटी का वर्क कंप्लीट है, आपके फ्रेंड को एसएसटी की नोटबुक चाहिए, उसका इंग्लिश का वर्क कंप्लीट है, तो आप नोटबुक से एक्सचेंज करके अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब इट इज़ नॉट सो सिंपल। अब ड्रॉबैक क्या है
कि ये सिंपल नहीं था कि एक ऐसे पर्सन, अब हो सकता है कि आपका SST का वर्क कंप्लीट नहीं है और आपका इंग्लिश का वर्क कंप्लीट है, बट आपके फ्रेंड का इंग्लिश का वर्क कंप्लीट है, उसका भी SST का वर्क कंप्लीट नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप एक्सचेंज नहीं कर सकते अपनी नोटबुक्स, क्योंकि आप दोनों को सेम चीज़ की रिक्वायरमेंट है। या ऐसा हो सकता है कि उसको मैथ्स की नोटबुक चाहिए और आपके पास SST की नोटबुक है, तो वो तो रिटर्न देगा ही नहीं कि भाई तू मेरे को दे नहीं रहा, मैं तेरे को दे दूँ, तेरी कॉपी कंप्लीट हो जाए, मेरी रह जाए। सो इसका मतलब ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो ऐसा जब मनी से रिलेटेड ऐसा कोई भी कंसेप्ट आता है, लाइक आप गुड्स एक्सचेंज करना चाहते हो लेकिन सामने वाले पर्सन के पास वो गुड नहीं है जो आपको चाहिए, या सामने वाले पर्सन के पास वो गुड्स हैं जो आपको चाहिए पर आपके पास वो गुड्स नहीं है जो उसको चाहिए। सो दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और ये ढूंढना आसान नहीं है एक ऐसे पर्सन को। एक्सचेंज रिमेन्ड एक्सट्रीमली लिमिटेड, तो इसकी वजह से जो एक्सचेंज होता था वो बहुत लिमिटेड रह जाता था, क्योंकि पहले तो आपको एक पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसको वो चीज़ चाहिए जो आपके पास है और जो वो चीज़ देने को रेडी है जो हमें चाहिए, यानी हमारी ज़रूरत की चीज़ हमें देगा और हमारे पास भी उसकी ज़रूरत की चीज़ प्रेजेंट है। तो ऐसी सिचुएशन ढूंढना बहुत मुश्किल था, तो इस वजह से एक्सचेंज बहुत मुश्किल रहता था। अब मनी ने कैसे इसको कवर अप किया? मनी वैनिश दिस प्रॉब्लम, मनी ने इसको ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आप मनी को एक्सचेंज करके कोई भी चीज़ ले सकते हो, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है किसी पर्सन को जो मनी लेगा। मनी जो है वो एक मतलब गवर्नमेंट की करेंसी है हमारी, रुपीज़, और कोई भी शॉपकीपर आपको रुपीज़ के बदले चीज़ देने से मना नहीं कर सकता। सो मनी वैनिश दिस प्रॉब्लम, इट्स वैनिश द सिचुएशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ये क्या कह रहे हैं? नंबर नो कॉमन यूनिट्स ऑफ वैल्यू इन द बार्टर सिस्टम। इसमें कोई कॉमन यूनिट नहीं थी वैल्यू की, यानी कि अभी तो हम एक नोटबुक को मेजर कर सकते हैं कि भाई एक नोटबुक 25 रुपीज़ की है, एक पेन 2 रुपीज़ का, तो एक कॉमन यूनिट है वैल्यू की कि ये इतने रुपीज़ की है और ये इतने रुपीज़ की है। लेकिन उस टाइम पे कोई कॉमन यूनिट नहीं थी मेजरमेंट के लिए, क्योंकि अगर आपने एक बेड ख़रीदना है या कोई भी फर्नीचर ख़रीदना है, उसके बदले आप ग्रेन्स को मेजर नहीं कर सकते कि एक फर्नीचर या एक चेयर इतने ग्रेन्स के इक्वल होगी। तो ये कोई कॉमन यूनिट नहीं थी वहाँ पे मेजरमेंट के लिए। एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, वन कार कांट बी टर्म्ड इनटू काउज, हॉर्सेस एटसेट्रा। अब अगर आपने एक कार लेनी है तो आप उसको काउज में या नंबर ऑफ फोर्सेस में मेजर नहीं कर सकते कि एक कार के बदले कितनी काउज, दोनों की वैल्यू इक्वल कहाँ पे होगी। सो दिस वाज नॉट पॉसिबल एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी हैज़ गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। जब मनी आई तो मनी ने हमें कॉमन यूनिट दे दी वैल्यू की, वो क्या थी? रुपीज़। अब हर चीज़ को हम रुपीज़ में मेजर ईजिली कर सकते हैं। एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और जब मनी का सिस्टम आया तो उसके बाद अकाउंटिंग, जिन बच्चों के पास कॉमर्स है जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनको पता है कि अकाउंटिंग का सिस्टम आया, यानी कि रिकॉर्ड्स रखने लग गए हर एक ट्रांजैक्शन का कि किसने कितने पैसे लिए, किसने कितने पैसे दिए। अगर कुछ उधार पे चल रहा है तो उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, दैट इज़ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग भी उसके बाद ही आई। थर्ड पॉइंट, डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। अब बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट्स करना पॉसिबल नहीं था। अगर आप एक वर्कर को हायर कर रहे हो और आपने उसको बाद में पेमेंट देना है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तू मेरी ये दीवार बना दे, बदले में मैं तुझे 2 भैंस दे दूँगा या बदले में मैं तुझे 4 भैंस। तो मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता था। मतलब आप दे तो सकते हो बट मेजर नहीं कर सकते कि एक दीवार बनाने में उसकी कितनी लेबर लगी है, तो आप उसको कितनी भैंस दोगे या कितनी गाय दोगे या कितने घोड़े दोगे। सो दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स वुड सर्टेनली भी डिफ़िकल्ट, वो मुश्किल होती थी। यू कांट पे अ हायर्ड वर्कर इन टर्म्स ऑफ राइस और वीट। आप एक वर्कर को, वही बात आ गई, आप राइस और वीट के टर्म्स में उसको उसकी लेबर को मेजर नहीं कर सकते। सो इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज़ फैसिलिटेटेड कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। और मनी के इवोल्यूशन के बाद आप एडवांस पेमेंट्स भी कर सकते हो, आप बाद में भी किसी को पेमेंट कर सकते हो। तो मनी ने इस प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तो बार्टर सिस्टम में आप मनी को स्टोर नहीं करके रख सकते थे। बाय चांस मान लीजिए आपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखा हुआ है या आपने गुड्स को स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो गुड्स हो सकता है ख़राब हो जाएं,
हो सकता है कुछ नेचुरल कैलामिटी की वजह से ख़राब हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर की वजह से, या अगर आपने शिफ्ट करना है तो शिफ्टिंग भी आसान नहीं है, तो शिफ्टिंग के दौरान भी काफ़ी नुकसान हो सकता है जो आपने सेव किया हुआ है उसका। सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर द वैल्यू, और ट्रांसफ़र भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। सो इन सीसी इकोनॉमी, सीसी का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी कि कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सो इन सीसी इकोनॉमी सेविंग इज़ पॉसिबल ओनली बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। आप सिर्फ गुड्स के टर्म्स में स्टोर कर सकते थे, एंड इट इन्वॉल्व्स सब्सटैंशियल स्टोरेज कॉस्ट एंड फियर ऑफ कैपिटल लॉस। और इसमें क्या होता था, अब आप अगर किसी चीज़ को स्टोर करके रख रहे हो तो सबसे पहले आपको स्पेस चाहिए, फिर आपको कॉस्ट भी लगेगा उसको स्टोर करके रखने का, जो भी कॉस्ट लगेगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसी वजह से लॉस ना हो जाए। बाई चांस आपने ग्रेन्स रखे हुए हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस साइड इंसेक्ट्स ना जाएं, या मोस्टली चींटियाँ उस साइड ना जाएं, क्योंकि अगर चींटियाँ एक बार आ गई तो वो सारा ख़राब कर देंगी अन्न, मतलब सारे ग्रेन्स ख़राब हो सकते हैं, कोई भी कीड़े मकोड़े वहाँ चले गए, ख़राब हो गया। सो वहाँ पे एक फियर रहता था कैपिटल लॉस का। ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग वॉज नॉट सो ईजी। अब बाई चांस आपने बहुत सारा वीट इकट्ठा करके रखा हुआ है अपने गोदाम में, और अब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरे गांव में, आप शिफ्ट हो रहे हो, आप अपने घर चेंज कर रहे हो, तो उस केस में देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है, आप अपने घर को चेंज कर रहे हो, तो आप अभी तो क्या कर सकते हो, मनी के बाद आपने यहाँ एक घर बेचा या रेंट पे दिया और वहाँ जाके घर खरीद लिया। अब वहाँ पे आप घर को उठा के तो नहीं ले जा सकते ना, आप ऐसे कह सकते कि भाई तू घर ले ले, बदले में मुझे 4 घोड़े दे दे या 10-20 घोड़े दे दे। सो इट वॉज मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था उस टाइम पे इन सब चीज़ों में। सो इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज़ मेड स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू मच ईजियर। स्टोरेज आसान हो गया, हर पर्सन अब मनी को सेव करके रख सकता है ईजीली। ट्रांसफ़र बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, आप अगर ट्रांसफ़र करते हो तो आपके जो पैसे हैं वो तो आपके बैंक अकाउंट में है, सो वो तो सेफ़ है, वो उन्हें ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत है, और आप चाहो तो उन्हें भी दूसरे बैंक अकाउंट में भी इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मनी के आने से जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे वो भी हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। बार्टर सिस्टम तो वैसे ही ख़त्म हो गया था क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस था। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मनी। अब हम पढ़ेंगे कि मनी किस किस टाइप का हो सकता है। तो मनी के हमने दो डिविजन्स किए हैं। पहला है फिएट और फिड्यूशियरी मनी। अब फिएट मनी क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि अथॉरिटी यानी जिनके पास पावर्स हैं उन्होंने इशू की है, यानी कि गवर्नमेंट ने इशू की है। क्या है, ओल्ड नोट्स एंड कॉइन्स जितने भी। तो अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। तो फ्रेंड्स, फॉर्म्स ऑफ मनी को 2 डिविजन्स मतलब कि 2 तरह की डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी। सबसे पहले फिएट मनी, इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर या गवर्नमेंट ने किसी को पावर दी है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप ऑर्डर नोट्स इशू करो, और वो नोट्स इशू कर रहे हैं। सो इसमें क्या आते हैं, ऑल नोट्स एंड कॉइन्स, जितने भी हमारी कंट्री के नोट हैं और सिक्के कॉइन्स हैं वो सभी फिएट मनी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी गवर्नमेंट के ऑर्डर पर आरबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट बनाती है। नेक्स्ट इज फिड्यूशियरी मनी, दैट मनी विच इज़ accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the payee, यानी कि वो मनी जो पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट की वजह से यूज़ होती है, लाइक चेक। अब चेक है, वो पेयर अगर पेई को दे रहा है, मतलब एक पर्सन अगर ए बी को दे रहा है तो बी को विश्वास है कि हाँ भाई इस चेक से मुझे पेमेंट मिल जाएगी। चेक एक ऐसी मनी है जिसको आप मतलब एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसको आप मना भी कर सकते हो। अगर ए पे ट्रस्ट नहीं है बी को तो वो मना कर देगा कि आप मुझे चेक मत दो, या तो मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करो या फिर आप मुझे कैश दे दो। सो ऐसा वो कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन कोई भी नोट्स या कॉइन्स को मना नहीं कर सकता। कॉइन्स एक लिमिटेड अमाउंट तक आप दे सकते हो और नोट्स आप दे सकते हो कितने भी, उस पर जीएसटी मतलब पे होने के बाद, टैक्स पे होने के बाद आप कितने भी नोट्स यूज़ कर सकते हो, और इसको लेने से कोई भी पर्सन मना नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक लीगल करेंसी है और इसे गवर्नमेंट के द्वारा मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के द्वारा ही इशू किया गया है। लेकिन चेक एक ऐसी मनी है जो दोनों पेयर और पेई के ट्रस्ट की वजह से यूज़ होती है और इसको कोई पर्सन रिफ्यूज़ भी कर सकता है लेने से।
आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो नेक्स्ट डिवीजन क्या है इसका, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। सबसे पहले फुल बॉडीड मनी, द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued। यानी कि वो मनी जिसकी commodity value और मार्केट वैल्यू या मनी वैल्यू एक है। जैसे कि ये राजा महाराजा के टाइम की बात हो रही है कि उस टाइम पे जो सिक्के चलते थे, जो सिक्के यूज़ होते थे, अब बाय चांस अगर कोई सिक्का सोने का बना हुआ है, हम कॉपर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई सिक्का तांबे का बना हुआ है तो वो तांबा, उसकी मनी वैल्यू कितनी है सिक्के की, 1 रुपये का सिक्का, भाई इसको देंगे आप, बदले में आपको 1 रुपये का कोई भी सामान मिल जाएगा। अब अगर आप उस कॉपर को मेल्ट कर देते हो तो अगर आप उसको मेल्टेड फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आप उसको तोड़ के, है तो वो कॉपर ही, उसको बेचते हो तो भी वो 1 रुपये का है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू भी इतनी ही है, यानी उसका प्राइस भी उतना है और उसकी वैल्यू भी उतनी ही है। सो इस टाइप की मनी को हम क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी। और ये उस टाइम पे देखी जाती थी राजा महाराजाओं के टाइम पे। सो कॉइन्स इशूड अर्लियर, ए 1 rupee coin was made of silver, its commodity value equals to market value equal to money value equal to 1। यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिए कि एक सिल्वर से कॉइन बना हुआ है, अगर यहाँ पे भी यही एग्जाम्पल ले रहा है वो कि अगर एक कॉइन सिल्वर का बना हुआ है और अगर उसको, मतलब जो हमने सिल्वर जितना यूज़ किया वो 1 रुपये का, हमने 1 रुपये का सिल्वर यूज़ किया और अब अगर हम उसको देंगे, अगर हम उसको बेचेंगे तो भी वो 1 रुपये का मिलेगा, और अगर हम उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मनी यूज़ करेंगे तो भी उसके बदले में हमें 1 रुपये का सामान मिल जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ फुल बॉडीड मनी। नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी। इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज़ मोर देन कमोडिटी वैल्यू। तो ये इसके अपोजिट हो गई, जहाँ मनी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कमोडिटी वैल्यू। अब इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं जो आज की करेंसी है, यानी कि नोट्स हैं, जो आज नोट्स यूज़ हो रहे हैं। अगर आप एक 500 का नोट लो तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 500 रुपीज़, लेकिन अगर आप उसको फाड़ दो, अब वो एक पेपर है, एक पीस ऑफ पेपर, अब अगर आप उसको रद्दी में बेचोगे तो उसके आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो देखिए उसकी मनी वैल्यू तो है 500 रुपीज़, लेकिन उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है, जो उस पेपर की वैल्यू है, वो 1 रुपये से भी कम है। सो दिस इज़ क्रेडिट मनी। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।